हेलो, चलो आज हम लोग बात करेंगे लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, एंड दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या चीज होती है, और एक बड़े सिंपल से डायग्राम से मैं आपको बता रहा हूं। आप देखो, मान लो कि मैंने एक चेंबर ले रखा है और इसको मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया। इस चेंबर में एक तरफ आपको प्योर सॉल्वेंट लेना है और दूसरी तरफ आपको सोल्यूशन लेना है, राइट। एक तरफ आपको प्योर सॉल्वेंट लेना है और दूसरी तरफ आपको सोल्यूशन लेना है। तो आप ऐसे मान लो कि इसमें लेफ्ट साइड पे, ये जो मेरा वाला साइड है इधर से लेफ्ट, ये मैंने यहां पे सोल्यूशन ले लिया और इस सोल्यूशन को मैंने सेपरेट कर दिया है प्योर सॉल्वेंट के साथ, राइट। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अगर आपके पास सॉल्वेंट और सोल्यूशन ये दो चीजें हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में भी। बेसिकली एनिमल मेम्ब्रेन या वेजिटेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह ट्रीट की जाती हैं, और कई बार हम लोग केमिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ये देखो कि सॉल्वेंट और सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट की कहां पे ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे प्योर सॉल्वेंट है वहां पे ज्यादा होगी। एक और बात, अगर आप दो सोल्यूशन ले लें, दो सोल्यूशन, मैं सॉल्वेंट सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, अगर दो सोल्यूशन को आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर लें, मान लीजिए डाइल्यूट सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन है, तो ये पॉइंट आप समझ सकते हैं कि डाइल्यूट सोल्यूशन में सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, तभी तो वो डाइल्यूट है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप सॉल्वेंट को सोल्यूशन से सेपरेट करते हैं तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान से समझिएगा, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर आप दो सॉल्यूशन ले लें, जैसे मैंने सॉल्वेंट सॉल्यूशन लिया, दो सॉल्यूशन ले लें, तो ये पॉइंट आप समझ लें कि हमेशा जो सॉल्वेंट का फ्लो होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ होगा। द रीजन इज कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, ओके, ठीक है। अब ये जो पिक्चर आपके सामने है इसमें मैं छोटा सा एक चेंज कर रहा हूं कि सोल्यूशन वाले पार्ट पे यहां पे हम एक पिस्टन का सेटअप बना दे रहे हैं और एक प्रेशर गॉज लगा देंगे जो प्रेशर मेजर करेगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने पिस्टन का यहां पे सेटअप बना दिया, ऐसा पिस्टन लगा दिया इसके ऊपर। तो आपने क्या करना है, जब आपने सॉल्वेंट को सोल्यूशन से सेपरेट किया, यहां पे एक पिस्टन लगा हुआ है, ये प्रेशर को मेजर करने का मशीन है, प्रेशर गॉज लगा हुआ है, तो आपने क्या करना है, जब ये सॉल्वेंट इधर की तरफ मूव करना शुरू होगा तो हल्का से मेम्ब्रेन टिल्ट हो जाती है, टर्न हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप छत के ऊपर चादर फैला दो तो जब हवा चलती है ना तो चादर हल्की मुड़ जाती है, तो ऐसा आपको लगेगा कि हम जो मूवमेंट है वो हो रहा है। अब आपने क्या करना है, एट द सेम टाइम जब ये ऑस्मोसिस यहां पे शुरू हो जाए, मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जाने लगे, तो एट द सेम टाइम आप क्या करोगे, इस पिस्टन पे प्रेशर लगा हुआ, तो प्रेशर जो है इस तरफ से आएगा, तो जो प्रेशर यहां से सॉल्यूशन की तरफ आता है वो इस इधर से आने वाले प्रेशर को काउंटर बैलेंस करता है। तो आपको इतना प्रेशर यहां पे क्रिएट करना है कि ये मेम्ब्रेन बिल्कुल सीधी बनी रहे, यानी सिंपल लैंग्वेज में ऑस्मोसिस रुक जाए, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सॉल्यूशन, यहां पे लगाया मैंने सॉल्यूशन पे, तो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द फिनोमिनन ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई रटने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है। जितना प्रेशर आप सॉल्यूशन पे लगा के ऑस्मोसिस रोक दोगे दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब सवाल यह है कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कैसे करें। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए देयर वाज अ साइंटिस्ट जेएस वैन हॉफ, नाम मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वो बंदे हैं जिनको केमिस्ट्री का पहला नोबेल प्राइज मिला था। आप भी याद कर लो, काम आए ना आए, पता रहना चाहिए ना, पहला नोबेल प्राइज तो पता हो। तो जेएस वैन हॉफ ने क्या किया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन को उन्होंने गैसेस से कंपेयर किया। गैस के अंदर भी क्या होता है भाई, बहुत सारा एरिया होता है और गैस के मॉलिक्यूल काफी दूर दूर होते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर भी ये होता है कि बहुत सारा सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट के पार्टिकल काफी दूर दूर होते हैं। तो उन्होंने गैसेस को डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंपेयर कर लिया, और जो आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में जो गैस लॉ पढ़ी थी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उसको उन्होंने सॉल्यूशन पर अप्लाई कर दिया और उन्होंने अपनी एक नई लॉ बना दी जिसके थ्रू उन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट किया। तो कैसे उन्होंने वो लॉ अप्लाई की थी पहले आप ये समझ लो। देखो उन्होंने क्या करा, जो बॉयल्स की लॉ थी उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया सॉल्यूशन पे और उसको बना दिया बॉयल्स वैन हॉफ लॉ, एंड दैट वाज द ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एज सिंपल यू कैन से। अब ये जो वॉल्यूम है आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। द रीजन इज कि वॉल्यूम जो होता है वो कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी लॉ बन गई जिसको आप कह सकते हैं बॉयल्स वैन हॉफ लॉ।
और ये आपको कांस्टेंट टेम्परेचर पे अप्लाई करनी है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ये कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया या वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। सिमिलरली अगर हम इस पे चार्ल्स लॉ अप्लाई करें व्हाइट ऑफ को मिला के, तो दैट इज चार्ल्स व्हाइट ऑफ लॉ, और उसके अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ये जो कंडीशन आपको अप्लाई करनी है दूसरी वाली इक्वेशन 2 की, दिस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कोई रटने वाली बात नहीं है। फर्स्ट वाली बॉयल्स लॉ, बॉयल्स व्हाइट ऑफ लॉ, इसको आप अप्लाई करोगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और ये सेकंड वाली लॉ को आप अप्लाई करोगे कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पे। तो हमने क्या किया था लास्ट टाइम 11th क्लास में, जब आपने बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ को मिलाया था तो एक आइडियल गैस इक्वेशन बन गया था। तो व्हाइट ऑफ साहब ने भी ये किया कि इन दोनों लॉ को मिला दिया, बॉयल्स व्हाइट ऑफ लॉ और चार्ल्स व्हाइट ऑफ लॉ को मिला दिया। तो मिलाने से क्या बन जाएगा, आप देखो, द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर इन दोनों को हम मिला दें तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड T, यानी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर आप हटा दें यहां पे, तो आपको एक यहां पे कांस्टेंट मिल जाएगा, यू कैन टेक इट CST। तो ये जो मैंने S ले रखा है इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कांस्टेंट। अगर इस सॉल्यूशन कांस्टेंट को आप इक्वेशन 3 मान लो, अगर आप सॉल्यूशन कांस्टेंट को रिप्लेस कर दें R से, गैस कांस्टेंट से, तो इक्वेशन हमारा आ जाएगा पाई इक्वल टू CR एंड T। तो ये बड़े काम का इक्वेशन आपका बन गया। यहां पे इस इक्वेशन को अप्लाई करके यू कैन फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन। अब ये इक्वेशन 4 जो मैंने बनाई है आप मतलब समझ लो, C यहां पे क्या ले रखा है, कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, न्यूमेरिकल लगाते समय ध्यान रखना, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वैसे तो मोलैरिटी के फॉर्म में है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आप यहां पे मोलैरिटी भी लगा दोगे ना तब भी आपको सेम आंसर मिलेगा। ये सिर्फ न्यूमेरिकल की ट्रिक है। अदरवाइज अगर कोई पूछे भाई C क्या है तो आपको मोलैरिटी ही बोलना है, नहीं तो अगर आपको समझेगा वो आता ही नहीं, आपको गलत आता है, ठीक है। बट न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में C में आप मोलैरिटी एंड मोलैरिटी दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज वाटर की डेंसिटी 1 होती है तो हम मान लेते हैं कि मोलैरिटी और मोलैरिटी की वैल्यू नियरली सेम है, ठीक है। R गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा एलिबरेट कर दें, बड़ा कर दें, तो आपको पता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ये नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम के बराबर होता है, राइट। तो हमारा इक्वेशन 4 ये कैसा बन जाएगा, पाई इक्वल टू N अपॉन V इंटू RT, ये वाली इक्वेशन हमारी आ जाएगी। और अगर इस इक्वेशन को हम 5 बोल लें तो 5 वाले को हम थोड़ा और एलिबरेट कर देते हैं, तो ये कैसा बन जाएगा, आप देखो, पाई इक्वल टू N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में। तो आप N को ले सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। स्मॉल लेटर में इसलिए लिख रहा हूं, मैंने बार बार बोला है कि बिकॉज सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, आप स्मॉल लेटर से लिखो तो रटना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वैसे ही लेना है जैसे आपने लिया था, इनटू R इनटू T। ये बड़े काम का इक्वेशन आ गया। आप इसको इक्वेशन 5 बोल लें, 6 हो जाएगा, सॉरी इक्वेशन 6। तो अब आप मेरी बात समझिए, न्यूमेरिकल लगाने के लिए आप इक्वेशन 4 या इक्वेशन 6 इसको आप यूज कर लो, यू विल गेट एप्रोप्रिएट आंसर। अगर कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट दे रखा है, कई सारे न्यूमेरिकल में लिखा होता है 0.1 m यूरिया सॉल्यूशन, 0.1 m यूरिया सॉल्यूशन, मोलैरिटी दी है, आप डायरेक्ट लगा दो, कोई इश्यू नहीं है। बट कई सारे न्यूमेरिकल में होता है कि सॉल्यूट का वेट दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। एक सिंपल सी ट्रिक मैं बता रहा हूं, बिकॉज इस सारे कैलकुलेशन में R आता है, गैस कांस्टेंट R। तो आपने क्या करना है, कोशिश ये करना कि ऑस्मोटिक प्रेशर इसको आप एटमॉस्फेयर में ले लो, वॉल्यूम को लीटर में ले लो, और R की वैल्यू 0.0821 ये वाली अप्लाई करना, लीटर एटमॉस्फेयर वाली वैल्यू। अगर किसी न्यूमेरिकल में वॉल्यूम लीटर में नहीं है तो आप खुद ही चेंज कर लो, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं है तो आप खुद चेंज कर लेना, R की वैल्यू ये वाली लगाना, ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में अपने आप आ जाएगा। अगर किसी न्यूमेरिकल में एटमॉस्फेयर के अलावा कोई दूसरी यूनिट दे रखी है तो आप चेंज कर लो एटमॉस्फेयर में, कई सारे में आपको मिलीमीटर मरकरी मिल जाएगा, तो कोई इश्यू नहीं है। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 760 मिलीमीटर मरकरी, तो आप चेंज कर लेना अकॉर्डिंगली, ठीक है। बट अप्लाई करते समय न्यूमेरिकल में ये वाली बात जरूर ध्यान रखना। और एक ट्रिक लास्ट में मैं बता दूं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जहां ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उनको आइसोटोनिक बोलते हैं। तो अगर मैं ये बोल दूं कि यूरिया सॉल्यूशन हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ऑफ ग्लूकोज, तो आप ये बोलेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो न्यूमेरिकल लगाते समय आप दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके ऑस्मोटिक प्रेशर के इस लॉजिक पे सॉल्व हो जाएंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।